हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं बोर्ड में एक सुंदर सी हेडिंग डली है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 हेडिंग लिखी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ये 3 हेडिंग मैंने क्यों लिखी है इसके बारे में बताता हूं। हम लोग नाउन तो पढ़ते हैं, नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को ये क्लियर नहीं पता होता कि आखिर नाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। रीजन हमें नहीं पता होता है कि वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। यदि आप इन तीनों टॉपिकों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं आपके कंट्रोल में होगा, आपके कब्जे में होगा। वीडियो को बिना रनिंग किए देखिएगा, ठीक है ना। ये मैं रात्रि में 1 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। दूसरी बात, क्या नाउन और प्रोनाउन हमारा क्लियर नहीं है तो हमारी इंग्लिश कमजोर है कि तेज है? अगर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्लियर नहीं है तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है। रट्टा मारने को उद्देश्य से चाहे हम जो कर ले, लेकिन वास्तविक हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। यदि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बनाना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और 1 बाय 1 हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते जाइए। आपको ज्यादा और कहीं से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्पष्टीकरण करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 हेडिंग डली हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नाउन, प्रोनाउन का आखिर प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसको प्रयोग कैसे करते हैं। और मैं फिर से बता दूं, जिनको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब बढ़िया से क्लियर नहीं है वो रट्टा मार के जरूर इंग्लिश पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ जगह रट्टा मार के पढ़ लेंगे लेकिन हर जगह फंस जाएंगे। यदि आपको इंग्लिश बहुत तेज करना है, आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में तेज हो जाएं, आप चाहते हैं कि टेंस आपके कंट्रोल में रहे, आप चाहते हैं कि पैसिव वॉइस आपके कंट्रोल में रहे, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपके कंट्रोल में रहे, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर हम अपने से बना ले, तो आप भली भांति इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम 1 बाय 1 आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इनका प्रयोग क्या है, इनका प्रयोग क्यों करते हैं, इनको प्रयोग कहां करते हैं। बिल्कुल सही जानकारी देंगे। आज के बाद अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते गए तो आपकी इंग्लिश बहुत तेज होने वाली है, बहुत तेज होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ एक सुंदर सी हेडिंग डाल लिया नाउन। क्या डाल लिया हूं? नाउन। और दूसरी हेडिंग मैंने यहां डाल लिया प्रोनाउन। क्या डाल लिया? प्रोनाउन। थोड़ा सा देखते जाएंगे। और तीसरी हेडिंग मैंने क्या डाल लिया? वर्ब। यहां मैंने 3 हेडिंग डाल लिया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश तेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्यों? क्योंकि जिसको नाउन, प्रोनाउन नहीं क्लियर उसकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है। अब आप कहेंगे सर हमको नाउन, प्रोनाउन तो आता है, हम बचपन से पढ़ के चले आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन याद करने से, परिभाषा याद करने से हमारी चीजें क्लियर नहीं होती है। चीजों को क्लियर करने के लिए हमें चीजों को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। कैसे? ऐसे देखिए, अगर मैं आपकी नाउन की बात करूं तो नाउन का काम क्या है, तो आप बहुत गौर से देखेंगे। नाउन एक्चुअली सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। जी हाँ, फिर से सुनेंगे। नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। हालांकि नाउन का इसके अलावा और फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट बनना, इसके अलावा और फंक्शन है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके चीजों को हम पढ़ाएंगे। तो आराम से आप वीडियो देखिए बिना दौड़ाए, ठीक है ना। तो नाउन का काम क्या है? नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में कि नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। क्या चीज? नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, मैंने लिख दिया
कि राम इज अ टीचर, मैंने क्या लिख दिया, राम इज अ टीचर। तो देखिए ये जो है आपका राम, ये आपका नाउन है। तो यदि हम नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अनुसार हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राम के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसको हम बाद में एक एक पॉइंट बताते जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे ही इज अ टीचर। क्या लिख देंगे, ही इज अ टीचर। तो जो आपका लिखा हुआ है राम इज अ टीचर, उसके स्थान पे मैंने राम के दर पे क्या लिख दिया, ही। तो अब हो गया ही इज अ टीचर। तो आप देख सकते हैं कि राम और ही दोनों एक है। राम ही है और ही राम है, क्योंकि इस नाउन के स्थान पे मैंने किसका प्रयोग किया, प्रोनाउन का। तो ये जो ही लगा है ये राम के लिए लगा है। तो नाउन के स्थान पे प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब राम यानी नाउन और ही मतलब प्रोनाउन, ये दोनों एक ही हैं, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो फंक्शन नाउन का है वही फंक्शन प्रोनाउन का है। जो सेंटेंस में नाउन का काम है वही सेंटेंस में प्रोनाउन का काम है। तो आप देख सकते हैं कि यदि सेंटेंस में नाउन का काम या तो सब्जेक्ट बनना होता है या तो ऑब्जेक्ट बनना होता है, तो फिर वही चीज यहां भी है। प्रोनाउन का भी काम, प्रोनाउन का भी काम सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन सेंटेंस में, और या तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। प्रोनाउन भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। क्यों, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो जो फंक्शन नाउन का होता है सेम टू सेम फंक्शन प्रोनाउन का होता है। जैसे जैसे नाउन में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होते हैं, मतलब एक वचन बहुवचन, तो प्रोनाउन में भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होते हैं, अर्थात एक वचन बहुवचन। जैसे नाउन क्या करता है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने काम करता है, उसी प्रकार प्रोनाउन भी सेम टू सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है ना। जैसे नाउन, नाउन में जेंडर होते हैं, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, उसी प्रकार प्रोनाउन में भी जेंडर होते हैं। जैसे नाउन में केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, तो उसी प्रकार प्रोनाउन में भी केस होते हैं, पोसेसिव केस, केस होते हैं। तो जो काम नाउन का है सेम टू सेम काम प्रोनाउन का है, अर्थात नाउन का जितना काम होता है, जितना फंक्शन होता है, उतना ही फंक्शन प्रोनाउन का होता है। क्यों, क्योंकि नाउन की स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। अब आप एक बात बताइए, अब अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख दूं तो आप गौर से सुनेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। अब आपकी इंग्लिश आज के बाद कमजोर बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए, एक मैंने एक क्या, यहाँ मैं दो तीन सेंटेंस लिखता हूं सुंदर सुंदर। तो दो तीन सेंटेंस में पहला सेंटेंस हो गया कि ही आर आ टीचर। पहला सेंटेंस क्या हो गया, ही आर आ टीचर। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर मैंने कहा कि राधिका, क्या कहा, राधिका आर आ डॉक्टर। फिर किसी ने कहा सर ये भी सेंटेंस गलत है। फिर मैंने कहा कि दे इज स्टूडेंट्स, दे इज स्टूडेंट्स। किसी ने कहा सर ये तीनों सेंटेंस गलत है। तो मैंने कहा थोड़ा सही करके दिखाओ, मैंने कहा कि थोड़ा सही करके दिखाओ। तो एक लड़के ने कहा कि सर यहाँ आर के दर पे इज का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पास आर के दर पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर के दर पे हम लोग प्रयोग करेंगे इज का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात, सर यहाँ राधिका के अनुसार आर नहीं बल्कि इज लगना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है, बिल्कुल इज लगना चाहिए। फिर किसी ने कहा सर दे के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही है। तो अब लॉजिक देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वर्ब के पहले जो है ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब के पहले ये नाउन है, नाउन है लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है। और ये वर्ब के पहले प्रोनाउन है लेकिन ये प्रोनाउन तो है लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगी है, सिंगुलर मतलब एक वचन। और यहाँ का सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ भी वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर लगी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगी है। तो इसका मतलब हो गया जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है, ये दो काम करती है।
एक सिंगुलर का काम करती है अर्थात एक वचन का काम करती है, और एक प्लूरल का काम करती है अर्थात बहुवचन का काम करती है। तो आप एक चीज देखें कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का, और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का। तो यानी आपने देखा कि यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है, यहाँ का भी सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है, और यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप एक चीज भली भांति जान लीजिए कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अर्थात जो सब्जेक्ट होता है ये एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब लगेगी एक वचन की, क्यों, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब लगेगी बहुवचन की। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही ना? आनी भी चाहिए, जहां नहीं आएगी हमें आगे। आगे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट बनने का हम प्रोनाउन कर रहे हैं, यहाँ नाउन। तो मैंने यही कहा ना कि नाउन ही सब्जेक्ट बनता है और नाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है, और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है और प्रोनाउन ही क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है वो किसका होता है, या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। क्लियर हुआ? तो सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो सिंगुलर प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन भी होते हैं, अब प्लूरल का मतलब बहुवचन भी होते हैं। तो हमको सही तरीके से सही चीज पढ़ने की जरूरत है। अब मैं इसको क्लियर करके और चीजें बताता हूं, आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, एक सुंदर सी नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में जब टेंस पढ़ाया जाता है, जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो गया, तो आप लोगों को एक फंडा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? एक फंडा। फंडा ये बताया जाता है, हिंदी में बताया जाता है, वो भी एक वचन करता। क्या बताया जाता है? एक वचन करता, आलू के भरता, टमाटर के चटनी, ये सब बताया जाता है। एक वचन करता ही, सी, इट और नेम, आपको ये पढ़ाया जाता है ना। एक वचन करता ही, सी, इट, नेम। फिर आपको दूसरा रूल पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? बहुवचन करता। क्या पढ़ाया जाता है? बहुवचन करता, और बताया जाता है आई, वी, यू, और क्या बताया जाता है? दे। जो कि देखा जाए तो ये सरासर बिल्कुल से रॉन्ग है और गलत है। इस तरह से पढ़ाना और इस तरीके से पढ़ना ये हमारे लिए इंग्लिश में समस्या है। ये बहुत गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है और गलत तरीके से बताया जा रहा है, मतलब ये टोटली गलत है। ये कह देना कि एक वचन करता अर्थात सिंगुलर नंबर, एक वचन करता अर्थात प्लूरल नंबर, बहुवचन करता यानी सिंगुलर नंबर एक वचन करता, प्लूरल नंबर बहुवचन करता। तो ये वाला तो फंडा आपका ठीक ठाक है, चलिए एक वचन करता मतलब बोल दिए। लेकिन जब आप कहते हैं बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, तो ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? आप ये बताइए। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। अब आप लोग बताइए, मैं अगर आई मतलब मैं अकेला हूं कि तमाम हूं? सर अकेले हैं। तो यार कभी अपने मम्मी से बोलते हो, मम्मी मैं लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं लोगों को भोजन निकाल दो, मम्मी मैं लोगों को खाना निकाल दो, मम्मी मैं लोग स्कूल जा रहे हैं, मम्मी मैं लोग मेला जा रहे हैं। यार मैं लोग नहीं होता, हम लोग होता है। क्या होता है? हम लोग होता है। यानी आई मतलब मैं मतलब एक, अर्थात ये केवल सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल है ही नहीं, ये बहुवचन है ही नहीं, किसी भी हाल में ये बहुवचन नहीं है। लोग इसको कहते हैं बहुवचन करता। अच्छा हाँ, इसके साथ वर्ब दोनों लगती है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगती है और प्लूरल भी लगती है। देखिए इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो देखिए सिंगुलर वर्ब में इसके साथ एम और वाज लगती है, आई के साथ जो सिंगुलर वर्ब लगती है एम और वाज लगती है, और प्लूरल वर्ब में आपका हो जाएगा डू हो जाएगा, और आपका हो जाएगा हैव। क्या हो जाएगा? हैव। अब अगर मैं ये कहूं कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर मैं फर्जी बात करूं तो आप ये कह सकते हैं ना कि यार आई एम और वाज सिंगुलर वर्ब है और डू और हैव प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब आई एक वचन और बहुवचन दोनों है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वचन की वर्ब लग रही है, यहाँ बहुवचन की वर्ब लग रही है। तो आप इस तरह तो कह देंगे कि आई एक वचन भी है बहुवचन भी है।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुल मिला के ये आई एक वचन है, मतलब केवल सिंगुलर नंबर है, प्लूरल का कोई चांस ही नहीं उड़ता है। लेकिन इसके साथ वर्ब दोनों लगती है, कैसे पूरा डिटेल क्लियर करेंगे। और एक यहां और गलत बताया जाता है, बहुवचन करता आई वी यू दे। देखिए यू जो है ना, यू अपने आप में सिंगुलर यानी एक वचन भी है, यू अपने आप में प्लूरल यानी बहुवचन है। यानी यू शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों है, लेकिन डायरेक्ट जब इसको बताया जाता है बहुवचन करता, तो ये सरासर वहां गलत हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी एक से बोले स्टैंड अप, किसी एक से बोले कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर, तो कोई एक आया, ठीक है ना। और अगर सबसे बोल दी यू स्टैंड अप, तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, तो तुम यू शब्द से ही एक वचन और बहुवचन दोनों फिक्स हो रहा है। यानी मैंने कहा यार तुम बाहर निकलो, मैंने कहा तुम पानी लेने जाओ, ठीक है ना। तो अगर आप यू को बहुवचन मानते हैं तो ठीक है। जब कोई कहे, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई टीचर कहे कि यार जाओ मार्कर लेके आओ, जाओ मार्कर लेके आओ, जाओ, तो सब लोग चल दो। जब सब लोग चल दो, तो सर बोलेंगे कि यार सारे लोग क्यों जा रहे हो? तो बोलेंगे कि सर आप ही तो पढ़ाए हैं कि यू बहुवचन करता है, आपने यू कहा, हम लोग सब लोग चल दिए। तो बोला नहीं यार, मैंने एक लोग को कहा था, मैंने एक लोग को कहा था। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि यू शब्द एक वचन भी है, यू शब्द बहुवचन भी है। अच्छा मैं सेंटेंस दे के समझा देता हूं, सेंटेंस दे के समझा देता हूं मैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि यू आर आ टीचर, देखेंगे बढ़िया से, यू आर अ टीचर। फिर मैंने कहा कि यू आर टीचर्स, मैंने क्या कहा, यू आर टीचर्स। अब आप देखेंगे और समझेंगे। आप ये देखिए कि यू यहां है और यहां एक टीचर को दर्शा रहा है और कह रहा है कि तुम एक टीचर हो, मतलब तुम एक टीचर हो, मतलब तुम टीचर हो, किसी एक की बात हो रही है यहां। और यहां जो यू है, यू कह रहा है यू आर टीचर्स, तुम लोग अध्यापक हो, यानी तुम सभी अध्यापक हो। यहां कई लोग की बात हो रही है, यहाँ एक लोग की बात हो रही है, यहाँ कई लोग की। तो अगर यहाँ एक लोग की बात हो रही है कि यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तो यहाँ सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है। और अगर यहाँ यू तमाम टीचरों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल नंबर है, अर्थात बहुवचन है। अब आप कहेंगे सर अगर ये एक वचन है तो यहाँ इज लगा दीजिए, और अगर ये बहुवचन है तो आर सही है। तो जैसे आई के साथ, आई सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, लेकिन आई के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, कोई भी टेंस हो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यू जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, यू प्लूरल नहीं है। अगर सीधा सीधा कह देना कि यू प्लूरल है, ये सरासर गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको सही चीजों को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब हमारी इंग्लिश तेज होगी। अब जैसे एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये बिल्कुल फर्जी कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लिख दिया जाता है अदर वर्ड। आप अगर ध्यान दें तो ये टोटली, ये देखा जाए तो अगर ऐसे हमने लिख दिया तो लिख दिया, तो लड़के ढूंढेंगे कि सर पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जिस हिसाब से हमने लिख दिया, ये स्ट्रक्चर अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है, यानी गलत है। सर हर चीज को आप गलत बता रहे हैं। अब जब आप गलत तरीके से क्लियर करेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत तरीके से रट्टा मारेंगे, तो उसको गलत नहीं तो क्या सही बताएंगे। तो सर आप क्लियर करिए, आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है, ये पूरी तरह से सही नहीं होता। ये सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। आपको पता है जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में जरूरत किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगा, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो चलिए ठीक है, आप इस बेस्ट पे काम करिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख दीजिए। तो ठीक है मैं सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा कि ही गोज टू स्कूल, मैंने क्या कहा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो आप ढूंढेंगे कि सर पहला वाला हो गया सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। सर दूसरा वाला हो गया वर्ब, बिल्कुल सही। सर तीसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने लिखा है तो लड़का ढूंढेगा।
हम्म आपने लिखा है तो लड़का ढूंढेगा, तो लड़का ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, तो लड़का परेशान हो जाएगा कि यार ये ऑब्जेक्ट है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है। फिर वो सोचेगा यार ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। फिर या तो वो ये सोच सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहां सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, अर्थात इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस भी बिल्कुल बनने वाला नहीं है। फिर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि आई टीच, क्या लिख दिया, आई टीच इन द स्कूल, आई टीच इन द स्कूल। फिर देखिए ये आपकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब। अब लड़का ढूंढेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट लिखा है तो लड़का ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। तो अब हो सकता है वो इनको ऑब्जेक्ट मान ले, हो सकता है उसके दिमाग में आए यार ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। हो सकता है उसके दिमाग में आए कि नहीं यार ये पूरा ऑब्जेक्ट है, जो कि मैं बता रहा हूं कि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सर बड़ी बेइज्जती है। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई टीच यू, क्या, आई प्ले, क्या कुछ भी लिख दो, आई प्ले विथ यू, आई प्ले विथ यू। फिर मैंने कहा सर ये सब्जेक्ट है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब आता है तो ये वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सर ये ऑब्जेक्ट है। फिर लड़का कंफ्यूजन, यार ये बीथ ऑब्जेक्ट है कि बीथ के साथ यू भी ऑब्जेक्ट है। फिर लड़का के दिमाग में आ गया नहीं यार ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है। जी हाँ, इसका भी पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनने वाला है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, सॉरी यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट बनने का मैंने शुरुआत में बताया था, वीडियो देख लीजिए, कि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। अब देखिए अगर वर्ब के तुरंत बाद, हाँ सुनेंगे, यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है बाबा, नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से सुनिए, मैंने कहा यदि वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बताओ क्या ये वर्ब है, गोज, यस सर। तो वर्ब के बाद जो टू है क्या ये नाउन है, सर नहीं ये नाउन नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है, सर ये प्रोनाउन भी नहीं है। जब ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी होता जब सेंटेंस में या तो नाउन होता या तो प्रोनाउन होता, अर्थात इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाम की चीज है ही नहीं। तो अब देखिए टीच वर्ब है, वर्ब के बाद इन आया, तो क्या इन कोई नाउन है, सर नाउन नहीं है। ये इन प्रोनाउन है, सर ये प्रोनाउन नहीं है। जब वर्ब के बाद ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं बाबा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने काम या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, आई प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, तो ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब के बाद जो विथ है ना तो ये नाउन है ना तो ये प्रोनाउन है। जब ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो भैया यहाँ वर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सर टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए अगर हम बात ये करें कि ऑब्जेक्ट किनका किनका बनता है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, बढ़िया से ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट बनने का काम दो लोगों को होता है। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि ये क्या है,
पूरी वीडियो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपको लॉजिकली बिल्कुल से क्लियर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश तेज करना है, आप चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश तेज हो जाए, टेंस तेज हो जाए, पैसिव वॉइस तेज हो जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमारा तेज हो जाए, अर्थात हमारी पूरी इंग्लिश से तेज हो जाए, हम रीडिंग बढ़िया करें, हम क्वेश्चन आंसर बना ले, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको इस लॉजिक पे पढ़ना पड़ेगा। जो ऊट पटांग या फर्जी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। बहुवचन करता आई वी यू दे फर्जी है, बिल्कुल गलत है। और जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। तो सर सही तरीका क्या है? तो सही तरीका अगली वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल का नाम है शेखर राजपूत। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान और क्या हिंदी पढ़ सकते हैं, कला भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग इंग्लिश की वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर ग्रामेटिकल पोर्शन बेहतरीन तरीके से पढ़िए। बाकी हम आपके साथ में लगे हैं। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एक एक पॉइंट सारी चीजें बताई जाएगी। ये नॉर्मल टॉपिक नहीं भाई, ये बड़ा हाई लेवल से चीजें हैं। है तो छोटी चीजें, क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए ऑब्जेक्ट का काम पड़ता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको वन बाय वन करके बताया जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन के टन 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 घंटी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि घंटी दबाएंगे ना तो जितनी वीडियो हम पढ़ा के अपलोड करेंगे वो सारी की सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो मैं चंद्रशेखर सर, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आप लोग आइए और इंग्लिश ग्रामर को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जो भी दिक्कतें हैं सारी दिक्कतें बिना आपके बताए हम सॉल्व कर देंगे। अर्थात आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, हम सारी समस्याओं को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो देखिए और चैनल पे बने रहिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन मैं बता दूं, बिना दौड़ाए सारी वीडियो देखा करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं 1 बजे रात।